नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल.सी. यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। ये वीडियो बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। सबसे पहले वीडियो में हम देखेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, निजी प्रशासन का अर्थ, उसकी प्रकृति क्या होती है और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समानताएं क्या है, किस किस आधार पर समानताएं हैं और दोनों में असमानताएं या दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, किस किस आधार पर इनमें जो भिन्नताएं हैं वो कौन कौन सा आधार हम लेंगे, ये इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे कि जो राज्य पश्चगमन का जो युग आया है उसमें लोक प्रशासन की क्या भूमिकाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोक प्रशासन क्या होता है और निजी प्रशासन क्या होता है, इनका अर्थ देख लेते हैं। हमने पहले के वीडियो में भी आपको लोक प्रशासन की अर्थ परिभाषाएं बताई थी। लोक प्रशासन में प्रशासन का अर्थ हमने बताया था कि मानवीय गतिविधियां, सामूहिक उद्देश्य और सामूहिक प्रयास, ये तीन स्थितियां शामिल होती है। इन अगर तीन स्थितियों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वहाँ प्रशासन होता है, और अगर ये कॉम्बिनेशन सरकारी क्षेत्र में हो तो वो लोक प्रशासन है, और अगर ये सारी स्थितियाँ अगर किसी प्राइवेट संस्था में हो तो वो निजी प्रशासन है। या हम अर्थ की दृष्टिकोण से शब्दों के हिसाब से देखिए लोक शब्द में पीपल शब्द आता है, और पीपल शब्द का सामान्य अर्थ होता है सार्वजनिक मामलों से संबंधित कार्यालय। जो भी सार्वजनिक मामलों से संबंधित कार्यालय आएंगे उनको हम लोक प्रशासन में लेंगे। और जो प्राइवेट शब्द है वो लैटिन भाषा के प्राइवेट शब्द से बना है, और उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सार्वजनिक मामलों से भिन्न या नितांत व्यक्तिगत। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अगर हम सामान्य अर्थ में देखें तो जो सरकारी जो कार्यालय हैं वो लोक प्रशासन में आएंगे, और जो व्यक्तिगत होते हैं, जो पर्सनल जिसके द्वारा संगठन बनाए जाते हैं, वो हम निजी प्रशासन के अंदर लेते हैं। एक वैज्ञानिक हुए थे बेन और गॉस, उन्होंने 2001 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, और उसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की प्रकृति जानने के लिए 3 आधार बताए थे। ये 3 आधार थे प्रवाहित होने वाले हित, कि जो प्रशासन है उनसे जो प्रभावित होने वाले हैं, जिनके हित प्रभावित होते हैं, उनके आधार पर। दूसरा कि जो संगठन होता है वो सेवाएं देते हैं या अपनी सूचनाएं जाते हैं उन तक किसकी पहुंच है। और तीसरा आधार है स्वामित्व है। लोक प्रशासन संगठन वो होते हैं जो बहुत व्यापक रूप से या बहुत ज़्यादा लोगों के हितों को प्रभावित करते हों, तो वो लोक संगठन होंगे। और जिनमें प्रभाविता सीमित हो तो वो हम निजी प्रशासन के अंदर लेते हैं। आप शायद समझ गए होंगे इसका अर्थ, कि लोक प्रशासन ऐसा प्रशासन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से लोग प्रभावित हो रहे हों। जैसे कि हमारी विद्युत आपूर्ति संगठन, या हम कहें कि रेलवे है, तो इनसे बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, हित प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे संगठन लोक संगठन कहलाते हैं। और निजी संगठन कौन से होते हैं, जिनमें लोगों के सीमित हित प्रभावित होते हैं, सीमित लोगों के हित प्रभावित होते हैं, तो वो निजी प्रशासन होता है। हालांकि आजकल इसकी कॉन्सेप्ट कुछ बदल गया है, क्योंकि जब भी एलपीजी का जो युग आया 1991 में के बाद में भारत में आया, तो उसके बाद में कुछ निजी संगठन भी बहुत ज़्यादा लोगों के हितों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे आप कहोगे कि अभी रिलायंस है, तो रिलायंस तो साहब निजी संगठन है, लेकिन निश्चित रूप से ये निजी संगठन है, लेकिन इसको हम अगर प्रशासकीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये एक लोक संगठन होगा। अगर जो ज़्यादा लोगों के हितों को प्रभावित करता है, क्योंकि इसको रेगुलेट करने का काम सरकार का है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी रिलायंस है, टाटा है, वोडाफोन है, या आइडिया, एयरटेल, जो भी हैं, उनको सबको रेगुलेटिंग करने के लिए एक रेगुलेटिंग ट्राई के नाम से एक रेगुलेटिंग बॉडी है, और वो इनके
हितों, जो व्यक्ति हैं, जो इनके उपभोक्ता हैं, उनके हितों का टकराव न हो, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए इनके ऊपर रेगुलेट करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो बहुत से लोगों से, या एक परिभाषा भी दी हुई है कि 10 से अधिक लोगों को, अगर 10 से अधिक लोगों के हितों को अगर प्रभावित कर रहा है कोई भी संगठन, तो उसको हम लोक संगठन की श्रेणी में ले सकते हैं। दूसरा आधार इन्होंने बताया कि सेवाओं तक पहुंच। अगर जिस संगठन की सेवाओं तक पहुंच सभी वर्गों तक या सभी लोगों तक समान रूप से खुली होती हो, और सूचनाएं सबके लिए इजीली अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि 2005 के बाद में जो आरटीआई आई, तो आरटीआई के तहत भी हम सूचनाएं ले सकते हैं। तो इनके अगर सभी तक सूचनाएं पहुँचें और सभी वर्गों के लिए समान सेवाएं पहुँचें, तो हम कह सकते हैं कि लोक संगठन है। लोक संगठन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सूचना पहुँचाने में भी और सेवा देने में भी, किसी में भी लोक संगठन भेदभाव नहीं करता है। जबकि निजी संगठन है वो भेदभाव करता है, उनकी कुछ सूचना देने के लिए भी वो बाध्य नहीं होता है, और कुछ लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाता है। इसलिए हम कह सकते हैं इस सेवाओं की और सूचनाओं की पहुंच के आधार पर भी हम लोक संगठन की प्रकृति को निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा है स्वामित्व। अगर जिनका स्वामित्व सरकार के नाम से होता हो, जैसे भारतीय रेलवे, तो ऐसे अगर समाज के नाम से या राष्ट्र के नाम से होंगे तो वो लोक संगठन कहलाएंगे। और जिनका किसी व्यक्ति के नाम से, किसी अन्य नाम से, या कोई इंडिकेशन हो उसके नाम से अगर संगठन का नाम है, तो हम कह सकते हैं कि ये निजी संगठन है। तो इस हिसाब से हम लोक संगठन और निजी संगठन की प्रकृति को हम निर्धारित कर सकते हैं। और अब हम लोक संगठन की क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, इसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक और निजी संगठन में समानताएं क्या हैं, दोनों में क्या ऐसा आपको देखने को मिलता है कि उससे आप लगाओ कि ये दोनों समानताएं हैं। देखो, सबसे पहली समानता होती है संरचनात्मक समानता। संरचना, दोनों की संरचना अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे, तो दोनों में संरचनाएं एक जैसी होगी। जैसे आप लोक संगठन में देखोगे तो उसमें एक हायरार्की होगी, निश्चित हायरार्की होती है कि जैसे पुलिस प्रशासन में देखें तो सबसे ऊपर डीजी होगा, डीजी से नीचे डीआईजी, आईजी, डीजीपी, एडीजी, डीजी होगा, डीजीपी से नीचे एडीजीपी होगा, फिर आईजी होगा, फिर डीआईजी होगा, उसके नीचे एसपी, एडिशनल एसपी, और एसपी से नीचे हम बात करें तो सीआई है या डीवाईएसपी है, फिर सीआई है, फिर एसआई है, एसआई के नीचे हेड कांस्टेबल है, और हेड कांस्टेबल के नीचे कांस्टेबल है। एक हायरार्की होगी, एक पद सोपान क्रम होता है। उसी प्रकार उन सबका वर्क डिवाइड भी होता है, श्रम विभाजन भी पाया जाता है। प्राधिकार और उत्तरदायित्व पद के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व भी निर्धारित होते हैं। आदेशों का एक फ्लो चलता है, रिपोर्ट का एक फ्लो चलता है, आदेश ऊपर से नीचे की तरह एक हायरार्की से आते हैं। और निर्देश जो रिपोर्ट है वो नीचे से ऊपर की ओर एक उच्चस्थ अधीनस्थ उच्चस्थ क्रम में भेजी जाती है। तो ये चीज़ हम लोक संगठन में भी देख सकते हैं या निजी संगठन में भी हम ये देख सकते हैं। निजी संगठन में भी एक सूचनाओं का एक प्रवाह या एक हायरार्की देखने को हमें मिलती है, उसी से वो कार्य करते हैं। तो एक तरह से हम कहें कि लोक संगठन और निजी संगठन दोनों में संरचनात्मक समानता है। नेक्स्ट आती है फंक्शनल सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों में कार्य की क्या समानताएं हैं, प्रकार्य क्या एक दूसरे के समान होते हैं। तो आपने गुलिक का नाम सुना हो, उनका एक पोस्ट गौर कॉन्सेप्ट था। पोस्ट गौर में पी से मतलब होता है प्लानिंग, ओ से मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से मतलब होता है स्टाफिंग, डी से मतलब होता है डायरेक्टिंग, सी ओ से मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। ये सभी, चाहे वो लोक संगठन हो चाहे निजी संगठन हो, दोनों स्तरों पर ही ये देखने को मिलता है कि कोई भी संगठन बिना प्लानिंग के, बिना ऑर्गेनाइजिंग के, बिना स्टाफिंग के, बिना डायरेक्टिंग के कुछ भी नहीं कर सकता।
कि उसमें लेखांकन का कार्य भी देखने को मिलेगा, लिपिक वर्ग का कार्य भी देखने को मिलेगा। और ये कार्य चाहे लोक संगठन हो या निजी संगठन हो, दोनों में देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकार्यात्मक समानताएं दोनों में पाई जाती है। और आजकल तो देखिए प्रकार्यात्मक समानता इसी लेवल पर नहीं, बाहर भी हम देख सकते हैं कि जो कार्य लोक संगठन करते थे, जो प्योर लोक संगठन होते थे, वो निजी संगठन भी आजकल कर रहे हैं। जैसे बीमा और बैंकिंग का कार्य है, नागरिक उड्डयन का कार्य जैसे इंडिको, ऐसी कंपनियां जैसे एयरलाइंस के साथ साथ ये भी अपनी सेवाएं दे रही है। बीमा के जैसे LIC के साथ साथ और दूसरी कंपनियां PACL वगैरह ये काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में आंतरिक प्रकार्यात्मक समानता के साथ साथ बाह्य प्रकार्यात्मक एक्स्ट्रा फंक्शनल जो सिमिलरिटीज़ हैं वो भी दोनों में पाई जाती है। और धीरे धीरे जो लोक संगठन हैं वो निजी संगठन की तरह कार्य करने लगे हैं। या आप देखिए लोक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण के लिए कार्य करना। वो हमेशा लोक कल्याण, लोक हित को ध्यान में रखते हुए अपना स्टेप लेता है, उस हिसाब से अपने कार्य करता है। जबकि निजी संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए निजी संगठन उत्पन्न होते हैं, निजी संगठन अस्तित्व में आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल लोक संगठन जो कल्याण उन्मुख था या उनका मुख्य उद्देश्य लोगों के हित करना, लोगों के कल्याण करना था, वो धीरे धीरे लाभ उन्मुख हो रहा है। कैसे हो रहा है लाभ उन्मुख? आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, ONGC का नाम सुना होगा, IOCL का नाम सुना होगा, गेल का नाम सुना होगा। तो इन सब का उद्देश्य लोक कल्याण के साथ साथ लाभ उन्मुख भी। आप देखा ONGC बहुत प्रॉफिट में चल रही है, तो ये एक तरह से लोक संगठन है, लेकिन ये निजी संगठन की तरह कार्य कर रहे हैं और इनका लोक हित के साथ साथ लाभ कमाना भी एक उद्देश्य हो गया है। तो ये एक सिमिलरिटीज़ हो रही है दोनों में, एक दूसरे के नज़दीक पहुँचे हैं लोक संगठन और निजी संगठन। उसी प्रकार अगर निजी संगठन या निजी प्रशासन की हम बात करें तो निजी संगठन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन धीरे धीरे वो भी लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। कैसे करता है? जैसे कंपनी अधिनियम 2013 आया, कंपनी अधिनियम 2013 में CSR 2% अनिवार्य कर दिया हर निजी संगठन के लिए। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR होता है, यानी कि जो भी कंपनी का 3 वर्ष का जो टर्नओवर होगा, जिसमें जितना लाभ होगा, उस लाभ का 2% उसको लोक हित में या समाज कल्याण हित में का खर्च करना अनिवार्य है। तो ये धीरे धीरे लाभ उन्मुख से एक तरह से कल्याण उन्मुख की ओर भी दोनों बढ़ रहे हैं। चौथा हम अंतर दोनों में समानता देख सकते हैं कि नियम उन्मुखता और गैर नियम उन्मुखता। हम पहले ये समझते थे कि नियम किसके होते हैं? नियम उन्मुख लोक संगठन होते हैं, जबकि गैर नियम उन्मुख ये निजी संगठन होते हैं। लेकिन धीरे धीरे नियम उन्मुख लोक संगठन नहीं हो रहे हैं, वो भी गैर नियम उन्मुख हो रहे हैं। कि नियमों में जैसे कि शुरू में तो आप शास्त्रीय विचारधारा देखते हैं तो वहाँ गैंग प्लैंग थ्योरी थी, गैंग प्लैंग थ्योरी से कार्य हो जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे से मैट्रिक संगठन आने लगे हैं। मैग्रेगर ने मैट्रिक संगठन दिया था या टी संगठन दिया था। इसके अलावा स्मार्ट गवर्नमेंट है या हम कहें टैप मैनेजमेंट है। ऐसे कॉन्सेप्ट आए हैं जिससे नियम उन्मुखता के बजाय जन उन्मुखता हुई है। लोक संगठन जन उन्मुख हुए हैं और लोगों की सेवा जल्दी से जल्दी, फास्टली और ज़्यादा मात्रा में कैसे किया जाए इसके लिए कार्य करने लगे हैं। तो एक तरह से स्मार्ट गवर्नमेंट और टैप मैनेजमेंट जैसी, स्मार्ट गवर्नमेंट में एस से मतलब सिंपल, एम से मतलब ए से मतलब अकाउंटेबिलिटी होता है, आर से मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है और टी से मतलब ट्रांसपेरेंसी, ये सारे, और एम से मतलब होता है मॉरल। तो ये मॉरल यानी नैतिक रूप से, जल्दी सी, साधारण रूप से, उत्तरदायित्वपूर्ण, जिम्मेदारी के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ गवर्नमेंट काम करें। उनमें नियमों के ऊपर नियम उन्मुख होकर एक तरह से
समय की बर्बादी ना करें। तो इसलिए नियम उन्मुखता के बजाय गैर नियम उन्मुखता की ओर लोक संगठन बढ़ने लगे हैं। और निजी संगठन की बात करें तो निजी संगठन कुछ नियम उन्मुख हुए हैं। नियम उन्मुख कैसे हुए हैं? क्योंकि उनको निगमित अभिशासन या हम कहें कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के तहत कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना पड़ता है। एक बिरला संघ था, वो बिरला कमेटी बनी थी और बिरला की अध्यक्षता में कुमार मंगलम बिरला थे 1999 में। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उन्होंने एक निगमित अभिशासन की संकल्पना दी थी। निगमित अभिशासन में क्या होता है कि एक आचार संहिता है जिससे शेयर बाजार में पंजीकृत सभी कंपनियों को लागू होगी और जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की कंपनियों को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाना है। कहने का मतलब उत्तरदायी और अगर पारदर्शी बनाना है तो निश्चित रूप से उनमें कुछ न कुछ नियम होंगे, उन नियमों को उनको पालन करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोक संगठन में भी निजी संगठन में भी लोक संगठन की तरह कुछ नियम और बाध्यताएं आने लगी है। तो हम कह सकते हैं कि नियम उन्मुख गैर नियम उन्मुख से नियम उन्मुखता की ओर निजी संगठन भी बढ़ने लगे हैं। तो ये था आज के वीडियो जिसमें हमने देखा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समानताएं क्या है। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।